जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां टैरिफ पर डोनाल्ड ट्रंप की नई चाल का हुआ है सबसे बड़ा खुलासा। खुफिया डॉक्यूमेंट्स ने खोल दी ट्रंप के टैरिफ गेम की पोल। एक बार फिर आपको बताएंगे दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ को लेकर ब्रिक्स ने भारी चुनौती दे दी है, वार्निंग दे दिया है ट्रंप को। लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे दोस्तों की कैसे भारत में 9 से 10 की संख्या में घुसा हथियारों से लैस बांग्लादेशी गिरोह ग्रामीणों को किया किडनैप। दोस्तों बीएसएफ ने धर दबोचा, लेकिन आपको इसकी प्लानिंग बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे दोस्तों। सोते शख्स को लगा रहे थे हथकड़ी और हथकड़ी लगाकर घसीटने की कोशिश, गला काटने वाले थे। फिर अचानक क्या हुआ दोस्तों, जानना आपको बहुत जरूरी है। इन्होंने कैसे इतनी बड़ी जुर्रत की दोस्तों भारत में घुसपैठ करने की। चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आ रही है, लगे हाथों आपको बताएंगे। टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी सीनेटर ने भारत को लेकर दिया बड़ा बयान, कर दिया रिक्वेस्ट, कहा भारत इस काम में कर दे ट्रंप की मदद तो हम बहुत खुश होंगे। बताएंगे दोस्तों किस चीज को लेकर भारत से प्रधानमंत्री मोदी जी से रिक्वेस्ट की गई है, तो वही बताएंगे। बांग्लादेश से चुनाव कराने को लेकर सबसे बड़ी खबर दोस्तों, कुर्सी जाना तय माना जा रहा है मोहम्मद यूनुस का। 2026 के पहले हफ्ते में ही हो जाएंगे बांग्लादेश में चुनाव। चौंक गई मोहम्मद यूनुस की सरकार। तो वहीं वोट चोरी विवाद पर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करे या माफी मांगे राहुल गांधी। दोस्तों चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को दे दिया अल्टीमेटम, कह दिया साइन करो या माफी मांगो। बताएंगे दोस्तों वाकई में चुनाव में धांधली हुई थी या फिर राहुल गांधी ने ये पूरे प्लानिंग के तहत गेम रचा था। बताएंगे क्या है इस बड़ी खबर में। तो वहीं दोस्तों आपके हर सवालों का जवाब देंगे, जिन्होंने बहुत दिनों से ये सवाल पूछा था लोगों ने कि क्या टैरिफ वॉर के बीच भारत में सोने के दाम बढ़ जाएंगे। इसका सबसे बड़ा जवाब हम आपके सामने लेकर आए हैं दोस्तों, सोने के नए रेट्स के साथ सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत का इस टैरिफ वॉर के टेंशन बीच जमकर समर्थन करते और मानते कि भारत की कूटनीति वाकई में विश्व में नंबर 1 है, तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां मेघालय के दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स के जिले के रोंगदोंगाई गांव में शुक्रवार देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई दोस्तों। यहां बांग्लादेश से आए हथियारबंद गिरोह ने भारतीय सीमा में घुसपैठ कर एक स्थानीय व्यक्ति पर हमला कर दिया। इस हमले में एक व्यक्ति घायल हो गया। सीमा सुरक्षा बल और मेघालय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 4 बांग्लादेशी संदिग्धों को तो गिरफ्तार कर लिया। इस घटना के बाद जारी हुए वीडियोज में देखा जा सकता है कि बीएसएफ के जवान जंगल में आरोपियों से पूछताछ करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के मुताबिक ये हमला शुक्रवार रात को हुआ। पीड़ित बाल स्त्रांग ए मारक सीमा के पास एक दुकान चलाते हैं। वो अपनी दुकान में सो रहे थे, तभी 8 से 9 हथियारबंद लोग वहां पहुंचे जो बांग्लादेशी थे, घुसपैठ करके आए थे और उन्हें अगवा कर लिया। मारक का आरोप है कि बांग्लादेशी गिरोह ने उन्हें हथकड़ी लगाई और सीमा की ओर लेकर जाने लगे। और हथकड़ी भी तब लगाई जब वो सो रहे थे, नींद में थे। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था कि आरोपी उनका गला रेत देते। अंधेरे में चलते समय वो किसी तरह भागने में सफल रहे और पास के एक घर में शरण ले ली। इस दौरान गिरोह ने उन पर गोलियां चलाई। सूचना मिलते ही बीएसएफ और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और 3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है दोस्तों। वाकई में यह दिल दहला देने वाली खबर थी, जहां एक तरफ पूरे भारत का ध्यान डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर के बीच है, तो वहीं इस बांग्लादेशियों की घुसपैठ खबर ने वाकई में फिर एक बार भारत को चौंका कर रख दिया है दोस्तों। क्या है आपकी इस पर राय, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां दोस्तों ब्रिटेन के अखबार ने भारत पर ट्रंप के टैरिफ को लेकर अमेरिका और यूरोप को दिखा दिया है आईना। बता दे सबसे बड़ी रिपोर्ट, सबसे बड़ी खबर। ब्रिटेन के एक प्रमुख अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ लगाना अनुचित और अव्यवहारिक है, खास करके तब जब यूरोप डॉलर के हिसाब से रूसी ऊर्जा उत्पाद का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक और रूसी राजस्व में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है। ब्रिटेन के टेलीग्राफ अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीयों को सिर्फ ट्रंप के पाखंड से ही परेशानी नहीं है, बल्कि बिना किसी कानून के सजा दिए जाने की नाइंसाफी भी है। रूसी तेल निर्यात पर यूरोपीय संघ या अमेरिका द्वारा प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, लेकिन उन पर एक मूल्य सीमा लागू है जो विश्व तेल आपूर्ति को स्थिर रखते हुए क्रेमलिन के मुनाफे को सीमित रखने के लिए बनाई गई है। दोस्तों आपको बता दें कि इस रिपोर्ट ने खलबली मचा दिया दुनिया में। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने रूसी तेल को सीमित कीमतों पर खरीद कर उसे परिष्कृत करके और उसका एक बड़ा हिस्सा यूरोपीय बाजार
बाजार में निर्यात करके नियमों का पालन किया है। हालांकि समस्या यह है कि अगर भारत रूसी कच्चा तेल खरीदना बंद कर देता है तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेजी से खलबली मच जाएगी। वर्तमान में सऊदी अरब के बाद मॉस्को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, जो अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिदिन 45 लाख बैरल कच्चा तेल भेजता है। प्रमुख ब्रिटिश लेखक और इतिहासकार ओवेन मैथ्यूज द्वारा लिखित भारत के साथ ट्रंप का लापरवाह व्यापार युद्ध यूरोप की कमजोर अर्थव्यवस्थाओं को ध्वस्त कर सकता है शीर्षक वाली रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि 18वें यानी और नवीनतम यूरोपीय प्रतिबंध पैकेज में कथित तौर पर रूसी कच्चे तेल से बने परिष्कृत तेल उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन तकनीकी रूप से सत्यापित करना असंभव होने के साथ साथ कनाडा, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, यूके और अमेरिका के लिए अपवाद बनाए गए हैं, जिससे कथित प्रतिबंध निष्प्रभावी हो गया है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूसी गैस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है या उसकी कीमत पर कोई सीमा नहीं लगाई गई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट ने ट्रंप के दोगलेपन नीति का खुलासा तो कर ही दिया है, साथ ही साथ ये भी बता दिया है कि भारत पर टैरिफ लगाना ट्रंप के लिए कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको साथ ही साथ हम बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ इसलिए नहीं लगाया कि वो ये देख रहे हैं कि भारत उन पर भारी टैक्स लगा रहा है, लेकिन उनके इस टैरिफ लगाने का मतलब है भारत पर जबरदस्ती का दबाव डालना। कैसे भारत को दबाने की चाल है ट्रंप की इस टैरिफ नीति के तहत, वो हम आपको बताते हैं दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। दोस्तों, बता दें, ट्रंप प्रशासन की टैरिफ पॉलिसी को लेकर सामने आए सरकारी दस्तावेज भारत समेत कई देशों के लिए चेतावनी है। दी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने आयात शुल्क को सिर्फ व्यापार घाटा कम करने के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल किया। इसमें सैन्य तैनाती, रक्षा खरीद और यहाँ तक कि निजी कंपनियों के हितों को साधने जैसी शर्तें भी जोड़ी गई। दस्तावेज बताते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने कई देशों से ऐसे फैसले करवाने की जबरदस्ती कोशिश की जो आमतौर पर व्यापार समझौता का हिस्सा नहीं होते। अगर हम आपको एक एग्जांपल दे दोस्तों, तो आपको याद होगा दक्षिण कोरिया से कहा गया है कि वो अमेरिकी सैनिकों की तैनाती में बदलाव का समर्थन करे, साथ ही चीन को रोकने के लिए रक्षा खर्च बढ़ाए और अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर खरीदे। यही नहीं, इजराइल पर दबाव था कि वो हाइफा पोर्ट से चीनी कंपनी का नियंत्रण हटाए। जी हाँ, ऐसे में अगर बात भारत को लेकर करे, भारत पर दबाव बनाने को लेकर करे, तो भारत को भी सीधा निशाना बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। उससे पहले कई बार धमकाया भी ताकि जो नई दिल्ली है वो रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे, मोदी सरकार तेल ना खरीदे। अमेरिका का तर्क था कि रशिया को मिलने वाला राजस्व यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देता है। यह खुलासा दिखाता है कि वॉशिंगटन अपने व्यापारिक दबाव को भू राजनीतिक एजेंडे के साथ जोड़ रहा है। प्रशासन के अधिकारियों ने ताइवान, भारत और इंडोनेशिया सहित कई देशों पर अपने रक्षा खर्च को बढ़ाने या अधिक अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर खरीदने के लिए दबाव डालने की योजना बनाई थी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नजर सिर्फ सुरक्षा मामलों पर नहीं बल्कि कुछ अमेरिकी कंपनियों के हितों पर भी थी। उदाहरण के लिए अफ्रीकी देश लेसोथो से कहा गया कि वो स्टारलिंक को बिना फिजिकल ऑफिस के काम करने की इजाजत दे और एक अमेरिकी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को टैक्स छूट दे। इसी तरह इजराइल को चेतावनी दी थी कि वो शेवरॉन के गैस प्रोजेक्ट में हस्तक्षेप ना करे। यानी कि दोस्तों, कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की फिक्र नहीं है बल्कि उसको दबाव बनाना है भारत पर ताकि वो रशिया से तेल ना खरीदे। इतिहास गवाह है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्षों ने कभी भी फैसला रियल प्रॉब्लम के लिए नहीं लिया है। हमेशा से वो दोगली रणनीति को अपना करके चाल चल करके दूसरे देशों पर जबरदस्ती का दबाव बना करके ही अपने हितों को साधने के लिए वो ऐसे दबाव दूसरे देशों पर डालता है। दोस्तों, आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ को ब्रिक्स ने भी बड़ी चुनौती दे दी है। कैसे बता दें, जैसा कि आप सभी को याद होगा दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ब्रिक्स देशों जैसे कि ब्राजील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और नए सदस्य मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया पर 10% से लेकर 50% तक टैरिफ लगा दिया है। ये कदम ब्रिक्स देशों की डॉलर के अवमूल्यन यानी कि डी डॉलराइजेशन पहल और अमेरिकी डॉलर की वैश्विक साख को चुनौती देने की कोशिशों के जवाब में उठाया गया है। मगर ट्रंप के इस कदम से अमेरिकी डॉलर को ब्रिक्स की चुनौतियों से जूझना पड़ सकता है। अब ब्रिक्स देश डॉलर को दरकिनार कर अपनी मुद्रा में व्यापार करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ब्रिक्स देशों में भारत और ब्राजील ही ऐसे देश है जिन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है। ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया गया है। इतना ही नहीं दोस्तों, ट्रंप को यह खबर मिली कि ब्रिक्स के देश मिलकर एक अलग मुद्रा का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिस पर फिर धमकी दे दी। ट्रंप ने कह दिया कि अगर ब्रिक्स डॉलर की जगह अपनी मुद्रा में व्यापार करता है तो उससे और भी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले ब्रिक्स देशों को डॉलर की जगह अपनी मुद्रा में व्यापार करने का प्रस्ताव दिया था। ये आइडिया ही सबसे पहले पुतिन ने दिया था दोस्तों। इससे अमेरिका अपने डॉलर के लिए खतरा महसूस करने लगा। बौखलाए ट्रंप ने कई बार पहले तो ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी कि अगर उन देशों ने ऐसा कोई भी कदम उठाया जो डॉलर के लिए खतरा हो तो फिर सभी देशों पर वो इतना अधिक टैक्स लगा देंगे कि उनको व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। ब्रिक्स ने अपनी मुद्रा को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं किया, लेकिन ट्रंप ने तमाम देशों पर टैरिफ बम फोड़ना शुरू कर दिया। इससे दुनिया में नया टैरिफ वॉर शुरू हो गया। आपको बता दें दोस्तों कि अमेरिकी डॉलर दशकों से वैश्विक व्यापार, तेल खरीद बिक्री और अंतरराष्ट्रीय लेन देन की रीढ़ रहा है, यानी बैकबोन रहा है। विश्व व्यापार का लगभग 80% हिस्सा डॉलर में होता है और ये अमेरिका को कम ब्याज पर कर्ज लेने, आर्थिक स्थिरता और वैश्विक बाजारों पर नियंत्रण की ताकत देता है। ब्रिक्स देश खासकर रशिया और चीन डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम करते दिखाई दे रहे हैं, मगर अब ट्रंप के हाई टैरिफ के बाद भारत भी इस पहल में शामिल हो सकता है। ये अमेरिका के लिए तगड़ा झटका है। अगर ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा में व्यापार शुरू करते हैं तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। रशिया ने सबसे पहले 2022 में एक नई अंतरराष्ट्रीय रिजर्व मुद्रा का प्रस्ताव रखा था और ब्रिक्स देश अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं जैसे रुपए, युआन, रूबल में व्यापार को बढ़ावा देने की ओर चल पड़े। ब्रिक्स मुद्राओं में व्यापार होने से डॉलर की मांग कम हो सकती है, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है दोस्तों। और यही सबसे बड़ी वजह है कि खुद अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप को समझाते नजर आ रहे हैं कि भैया ब्रिक्स देशों से पंगे मत लो वरना नुकसान तुम्हारा ही है। लेकिन फिर भी दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का दिमाग ठंडा होता दिखाई नहीं दे रहा। क्या है इस मुद्दे पर आपकी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को मेक्सिको ने भी बड़ी चेतावनी दी है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीक्रेट ऑर्डर पर सिग्नेचर किया जिसके लीक होते ही पड़ोसी मुल्क मेक्सिको में मच गई खलबली। दरअसल अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीक्रेट आदेश पर साइन किया है जिसके तहत लैटिन अमेरिकी ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ विदेशी जमीन पर भी अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की जा सकेगी। यानी ट्रंप मेक्सिको में सर्जिकल स्ट्राइक करने का मन बना चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक ये निर्देश नौसेना और अन्य सैन्य इकाइयों को विदेशी तटों पर सीधी कार्रवाई की औपचारिक अनुमति देता है। इस खुलासे के बाद मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाउ ने साफ शब्दों में कह दिया कि अमेरिकी सेना को मेक्सिको में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हम सहयोग और समन्वय करते हैं लेकिन किसी तरह का सैन्य हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कार्टेल्स के खिलाफ कोई भी कदम दोनों देशों की संप्रभुता और आपसी समझौतों के तहत ही उठाया जाएगा, न कि अमेरिकी सैनिकों की तैनाती के जरिए। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, अमेरिकी टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी सीनेटर ने बड़ा बयान दिया। कहा भारत इस काम में कर दे ट्रंप की मदद तो होगा बेहतर। जी हां, अमेरिका के साउथ कैरोलिना के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भारत से अनुरोध किया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रशिया यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने में मदद के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें। अमेरिकी सीनेटर का ये बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की शुक्रवार को हुई फोन पर बातचीत होने के कुछ घंटों के बाद सामने आया। ग्राहम ने यह भी कहा है कि यह कदम वॉशिंगटन और नई दिल्ली के बीच संबंधों में सुधार के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों सामने, उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं भारत के अपने दोस्तों से कह रहा हूं, भारत और अमेरिका के संबंधों को सुधारने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम वे कर सकते हैं वो है यूक्रेन में जारी इस खून खराबे को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की मदद करना। उन्होंने कहा कि भारत रूस से सस्ते तेल का आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है जिससे पुतिन के वॉर मशीन के लिए ईंधन का काम करता है। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुतिन से अपनी हालिया फोन कॉल में इस युद्ध को न्यायपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से हमेशा के लिए खत्म करने की आवश्यकता पर जोर दिया होगा। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि इस मामले में भारत का प्रभाव है और मुझे उम्मीद है कि वे इस प्रभाव का समझदारी से इस्तेमाल भी करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, दरअसल डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 15 अगस्त को अलास्का में मुलाकात करने वाले हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने वाले हैं जिसका भारत ने भी समर्थन किया है। इस बैठक में दोनों नेताओं के यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के संभावित रास्तों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि वो यूक्रेन में शांति बहाली के प्रयासों में सहयोग देने को तैयार है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान में कहा कि भारत अलास्का में होने वाली अमेरिका रशिया बैठक का स्वागत करता है। ट्रंप और पुतिन के बीच ये बातचीत यूक्रेन में संघर्ष खत्म करने और शांति बहाली के नए अवसर खोल सकती है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, इसलिए भारत इस बैठक का समर्थन करता है और इन प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। तो वहीं दोस्तों
इस बैठक में जेलेंस्की को नहीं इनवाइट किया गया, जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया तो वो नाराज हो गए और बड़ी धमकी दे दी। यूक्रेन राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने साफ कह दिया कि यूक्रेन अपनी जमीन का एक भी थोड़ा सा हिस्सा नहीं छोड़ेगा। उन्होंने टेलीग्राम पर कहा कि यूक्रेन के क्षेत्रीय प्रश्न का उत्तर पहले से यूक्रेन के संविधान में मौजूद है, कोई भी इससे अलग हटकर कुछ नहीं करेगा और न ही कोई इससे विचलित हो सकता है। यूक्रेन वासी किसी कब्जा करने वालों को अपनी जमीन नहीं देंगे। उन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि यूक्रेन की सहमति के बिना हुआ कोई भी समझौता मृत समाधान होगा जो कभी काम नहीं करेगा। यानी कि दोस्तों जेलेंस्की का क्लियर कहना है कि आप मेरे देश के बारे में समझौता मेरे बगैर करने जा रहे हो, ये मैं कैसे मान लूं कि आप जो समझौता करोगे उसमें मेरी जमीन नहीं जाएगी। और पहली बात तो यही है कि मेरे बगैर ये समझौता हो कैसे सकता है। दोस्तों वाकई में डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो इस पूरी दुनिया के दादा हैं, वो किसी का भी समझौता किसी भी देश के बगैर कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है। हालांकि आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो उधर आपको बता दे दोस्तों, बांग्लादेश से मोहम्मद यूनुस का जाना तय माना जा रहा है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में होंगे चुनाव। बता दें बांग्लादेश के चुनाव निकाय प्रमुख ने शनिवार को कहा है कि आम चुनाव फरवरी 2026 के पहले सप्ताह में होंगे, लेकिन इसे स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से सुनिश्चित कराया जाना एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त AMM नासिर उद्दीन ने कहा कि कार्यक्रम की घोषणा से 2 महीने पहले सही तारीख का खुलासा किया जाएगा। सरकारी बांग्लादेश संघवाद संस्था बोले तो BSS ने उत्तर पश्चिमी रंगपुर जिले में एक समारोह में उद्दीन के हवाले से कहा है कि लोगों का चुनाव प्रणाली, निर्वाचन आयोग और चुनावी प्रक्रिया में शामिल प्रशासनिक तंत्र पर से विश्वास उठ गया है। हालांकि उद्दीन ने कहा कि उनका कार्यालय खोए हुए भरोसे को बहाल करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। तो उधर आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स चीफ के दावे से बिलबिलाया पाकिस्तान, 5 जेट्स गिराने पर रक्षा मंत्री आसिफ ने खोल डाली झूठ की दुकान। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को याद होगा, भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने कल पाकिस्तानी फौज और सरकार के हर झूठ की धज्जियां उड़ाते हुए इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक में हुए नुकसान की पोल खोलकर रख दी। अपना झूठ पकड़े जाने से बिलबिलाए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वायुसेना प्रमुख के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स तिनके की तरह उड़ा दिए गए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने शनिवार को इस बात से साफ इनकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के किसी भी सैन्य विमान को निशाना बनाया या नष्ट किया था। ख्वाजा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा दिन में किए गए विस्तृत खुलासे का खंडन किया, लेकिन अब उन्हीं के देश के लोग अपनी ही रक्षा मंत्री की बात न मानकर उन्हें शक की निगाह से देख रहे हैं। हालांकि इसकी वजह यह है कि भारत की सेना ने जहां जहां पाकिस्तान को मारा उसके सबूत खुद पाकिस्तानी लोग अपने हाथों में उठाकर घूम रहे थे। दोस्तों पाकिस्तान आज के समय में ऐसा देश, ऐसा मुल्क बन गया है जो अपनी फजीहत अपने हाथों करवाता रहता है। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ साफ प्रूफ झलक रहा है, उसके बावजूद भी इंडियन एयर फोर्स के चीफ के बयान को गलत ठहरा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जनता अपने आप को वाकई में इन सवालों में डालकर देख रही है कि भारत सही कह रहा है कि गलत। जहां पर पाकिस्तानी लोग ये समझ चुके हैं कि पाकिस्तान के हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ उनको मक्खन लगाने के लिए उनके सामने झूठ की थाली पेश कर रहे हैं, जबकि रियलिटी वही है जो भारत कहता नजर आ रहा है। जी हाँ, इतना ही नहीं दोस्तों, रात में भारत के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी पहली बार ऑपरेशन सिंदूर की छोटी से छोटी जानकारी लोगों के साथ शेयर की। IIT मद्रास में अपनी बात रखते हुए जनरल द्विवेदी जी ने कहा कि आपने टीवी पार्लियामेंट की डिबेट में इस बारे में काफी कुछ सुना होगा। मैं उस बारे में आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस आपको इतना ही बताऊंगा कि कैसे तकनीक ने अपना काम किया। अप्रैल में पहलगाम में क्या हुआ आप जानते हैं। 23 अप्रैल यानी अगले दिन हम लोग PM के साथ बैठे, हमने डिसाइड कर लिया था कि अब बहुत हो चुका है। हमें फ्री हैंड दिया गया था, हमें कहा गया था कि आप खुद निर्णय लीजिए कि क्या करना है। यही वो चीज है जो हम राजनेताओं से चाहते हैं। उन्होंने कहा कि फ्री हैंड लेते ही हम पहले तो ये डिसाइड करने लगे कि पाकिस्तान पर किस तरह से एक्शन लेना है। हमने 9 में से 7 टारगेट सेट किए और वहां बहुत सारे आतंकवादियों को मार गिराया और भी बहुत कुछ जानकारी इन्होंने दी है। दोस्तों साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, तुर्की ने गाजा पर OIC की बुलाई आपात बैठक, नेतन्याहू को लेकर कहा वो खून में डूब जाएंगे। पूरी बात बता दें, तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने ऐलान किया है कि तुर्की इस्लामिक सहयोग संगठन बोले तो OIC के
विदेश मंत्रियों की परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में इस सप्ताह गाजा की स्थिति पर एक आपात बैठक बुला रहे हैं। ये कदम ऐसे समय उठाया गया है जब गाजा में इजराइल की कार्रवाई से मानवीय संकट चरम पर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर युद्ध विराम की मांग तेज हो रही है। फिदान ने बताया है कि इस विशेष सत्र में गाजा पर इजराइल के कब्जे की योजना, बिगड़ता मानवीय संकट और युद्ध विराम प्रयासों में तेजी पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि गाजा में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और इस समय एक मजबूत और एकजुट इस्लामी प्रतिक्रिया बेहद जरूरी है। तुर्की का मानना है कि अगर मुस्लिम दुनिया एक स्वर में बोलती है तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ सकता है और मानवीय राहत पहुंचाना आसान हो जाएगा। फिदान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर सीधा और कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू उस खून में डूब जाएंगे जिन लोगों को उन्होंने भूख से मरने के लिए छोड़ दिया, हत्या करवाई और केवल आनंद के लिए जिन पर स्नाइपरों से रोजाना कोटा तय कर गोली चलाई। उनका ये बयान अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में तेजी से चर्चा का विषय बन गया है और कई विश्लेषक इसे तुर्की के कड़े रुख का संकेत मान रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर फलस्तीनियों के लिए मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ ने गाजा पर दिया ऐसा बयान, भड़क गए बलूच के नागरिक। बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर याद बलूच ने शनिवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे फलस्तीनी जनता की दुर्दशा पर तो दुनिया के सामने चिंता जताते हैं, लेकिन अपने ही देश में बलूचिस्तान के लोगों के खिलाफ जारी क्रूर आतंकवाद और दशकों से चल रहे युद्ध को छुपाते हैं। मीर याद बलूच ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान न्याय, मानवाधिकार और फलस्तीनियों के मुद्दे पर दुनिया को भाषण देता है, लेकिन बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। उनकी ये प्रतिक्रिया उस समय आई जब प्रधानमंत्री शरीफ ने सोशल मीडिया पर इजरायली कैबिनेट द्वारा गाजा सिटी पर कब्जे की योजना को अवैध और गैर कानूनी करार देते हुए निंदा की। दोस्तों उधर बता दें, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बाद निर्वाचन आयोग ने उनसे अपने दावों के समर्थन में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने या देश से माफी मांगने को कहा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि राहुल गांधी अपने आरोपों को प्रमाणित नहीं करते हैं तो उन्हें अपने फर्जी दावों के लिए माफी मांगनी चाहिए। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी का आरोप लगाए जाने के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने शनिवार को एक बार फिर विपक्ष के नेता से कहा कि या तो वो अपने दावों के समर्थन में घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करे या फिर फर्जी आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगे। कम से कम 3 राज्यों में कथित वोट चोरी को लेकर गंभीर आरोप लगाने के बाद राहुल गांधी और निर्वाचन आयोग के बीच तीखी बहस देखने को मिली और इस तीखी बहस के एक दिन बाद निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने फिर से कांग्रेसी नेता से उनके दावों की पुष्टि के लिए हस्ताक्षरित घोषणा पत्र पर जोर दिया। एक अधिकारी ने कहा कि राहुल गांधी को या तो नियमों के अनुसार घोषणा करनी चाहिए या अपने झूठे आरोपों के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दोस्तों अपडेट ये भी है कि राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने संसद सदस्य के रूप में संविधान की रक्षा करने की शपथ पहले ही ले ली है। वहीं दोस्तों इस मामले में अब बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। उसने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर वोट चोरी से जुड़े उनके दावे पर हस्ताक्षरित शपथ पत्र न देने के लिए शनिवार को निशाना साधा और कहा कि यदि कांग्रेस नेता को निर्वाचन आयोग पर भरोसा नहीं है तो उन्हें लोकसभा की सदस्यता से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेसी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा से कहा कि यदि उन्हें चुनावों में विश्वास नहीं है तो वे राज्यसभा और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दें। आपकी हम राय जानना चाहते हैं तो आप लोग क्या विचार रखते हैं इस मुद्दे पर जरूर लिखकर बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, रक्षाबंधन पर मिला सीओ अनुज चौधरी को तोहफा, डिप्टी एसपी से बने एएसपी, शासनादेश जारी। दोस्तों यूपी के चर्चित पुलिस अधिकारी अनुज चौधरी को रक्षाबंधन पर प्रमोशन का तोहफा मिला है। अब वो एडिशनल एसपी बन गए हैं। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने पुष्टि करते हुए बताया कि प्रमोशन सूची जारी कर दी गई है। अनुज चौधरी 2012 बैच के पीपीएस अधिकारी हैं जो खेल कोटे से चयनित हुए थे। वर्ष 2005 में उन्हें अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा गया था। ऐसे में कांग्रेचुलेशन अनुज चौधरी जी, जरूर लिख दीजिएगा। दोस्तों साथ ही साथ बता दें, जिन लोगों का ये सवाल था कि क्या सोने की कीमतों में टैरिफ से प्रभाव पड़ेगा, तो आपको बता दें वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर की टेंशन ने सोने के भाव को बढ़ा दिया है। दोस्तों उसकी कीमतें 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। भारत में इस वक्त सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर है। इसकी वजह ट्रंप के टैरिफ वॉर और सीज फायर के दावों वाली सनक है। दोस्तों ट्रंप के अटैक ने ग्लोबल मार्केट के साथ साथ भारत के बाजारों का गणित बिगाड़ दिया है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो फिलहाल कंपनियों में पैसा लगाने से डर रहे हैं और इसीलिए वो सोना खरीद रहे हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि सोने के दाम बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, महंगे सोने के पीछे दूसरा बड़ा कारण ये भी है कि ट्रंप का बड़बोलापन जो आगे आने वाले समय में भी धमकी देने की बात कह रहे हैं। इसी बीच दोस्तों आपकी क्या है इस मुद्दे पर राय बताना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।